तो आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। तो सोर्सेज ऑफ लॉ इस चैप्टर का नाम क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि लॉ बेसिकली आया कहाँ से, सोर्स क्या है लॉ का, लॉ हम लोगों के यहाँ कहाँ से आया। तो बेसिकली लॉ के ऊपर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिया है। लॉ को लेकर कहा गया है कि लॉ डिफरेंट जगह से आया है। अब कहाँ से लॉ आया है? तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब होता है, पहली बात तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, जिसको दो वर्ड में तोड़ा जाता है, ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस और प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज और स्टडी। मतलब हम लोग नॉलेज और स्टडी ऑफ लॉ, मतलब हम लोग पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि लॉ पढ़कर हमें क्या नॉलेज मिलता है, और ये पूरा स्टडी ऑफ लॉ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस था। ये जो टर्म लॉ है, ये डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने अपने डिफरेंट तरीके से इसे डिफाइन किया है, और हमें इसलिए जो सोर्सेज ऑफ लॉ है ये डिफरेंट डिफरेंट है। कोई एक जगह से ये नहीं आया, इसलिए इसका एक सोर्स नहीं है। तो बेसिकली कितने लोगों ने इसके ऊपर डेफिनेशन दिया है? सबसे पहला था ऑस्टिन, फिर था हार्ट, सेविग्नी, ओलिवर। ये लोग डिफरेंट लोगों ने इसकी, ये सारे ज्यूरिस्ट है, डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिया है कि लॉ ये है, लॉ वो है। तो बेसिकली jurisprudence is one of the integral social science that deals with the structure of law। ये पूरा लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ कहाँ से आया। जैसे कि ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है कि लॉ में सिर्फ तीन चीज होना चाहिए, कमांड, सोवरेन और सैंक्शन। मतलब लॉ में सिर्फ तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला कमांड, मतलब एक ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। दूसरा सोवरेन, कौन देगा? सोवरेन लोग देगा। तीसरा इसके ऊपर सैंक्शन, सैंक्शन होता है उस चीज को मान्यता मिल जाना। तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ क्या है? लॉ में तीन चीज होना चाहिए, कमांड, मतलब एक ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। दूसरा सोवरेन, कौन देगा? सोवरेन लोग देगा, सोवरेन मतलब सुपीरियर लोग देगा, जो ऊपर पोजीशन पे है वो लोग कमांड देगा। और वो सैंक्शनड होना चाहिए, मतलब उस चीज को मान्यता मिल जाना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए लॉ के बुक में। तो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ यही है। पर दूसरे ज्यूरिस्ट इसे क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं कमांड करना लॉ नहीं होता है। मतलब अगर हम सिर्फ कमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर देना लॉ नहीं होता है। जैसे कि हिटलर, हिटलर जर्मनी में हम लोग जानते हैं कि बहुत एक मतलब एक सोवरेन था, बहुत सुपीरियर पीपल था हिटलर। हिटलर अपना सारा बात मनवाता था ऑर्डर देकर, कमांड करके। बट वो उन सारी बातों को हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो लॉ है। हिटलर बहुत ऑर्डर देता था, सारी चीजों को जबरदस्ती करवाता था, ऑर्डर देके करवाता था। वो सारा सैंक्शन भी हो जाता था, क्योंकि सैंक्शन मतलब लागू हो जाना। वो उस टाइम वहां का सोवरेन था, मतलब हेड था, जर्मनी का वो हेड था। तो वो कोई भी कमांड देता था तो वो सैंक्शन भी होता था, मतलब लोगों को मानना पड़ता था, लागू भी हो जाता था। पर क्या हम कह सकते हैं हिटलर का जो कमांड था उसमें कमांड भी था, हिटलर सोवरेन भी था, और हिटलर का बात सैंक्शन भी हुआ था। बट क्या हम उन बातों को लॉ बोलेंगे? दूसरे ज्यूरिस्ट ने कहा नहीं, उसे लॉ नहीं कहते हैं। तो कमांड करना लॉ नहीं है, इट विल नॉट बिकम लॉ। तो हार्ट ने अपना कॉन्सेप्ट रखा। हार्ट बोलते हैं लॉ इज अ यूनियन। लॉ दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में बोला गया है कि लॉ लोग ही बनाते हैं, लॉ जो है, रूल्स जो है वो लोग ही बनाते हैं। और सेकेंडरी है पॉलिटिकल अथॉरिटी मेड द रूल्स फॉर पीपल। मतलब ये हार्ट हार्ट जो है वो कहना चाहते हैं कि लॉ को दो भाग में बांटा जाता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो होता है कि लॉ हम लोग ही बनाते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों के ऊपर पहले कोई लॉ नहीं था, लोग वो सारी गलती करते गए, लोग वो सारा झगड़ा करते गए, और अपने आप ही उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा, पॉलिटिकल अथॉरिटी को उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ा। तो पहले जरूरत क्यों आया? क्योंकि लोगों ने जरूरत पैदा किया लॉ बनाने का। अगर हम लोग पहले आज से 50 साल पहले चले जाए तो इतना रूल्स रेगुलेशन, इतना लॉज नहीं था। इनफैक्ट अगर एक छोटी सी बात ले ले, रास्ते में जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स इतना नहीं था। पर आज के डेट में ट्रैफिक के ऊपर कितना सारा लॉ आ गया है, मोटर व्हीकल एक्ट
कितना सीरियस लेने लगे हैं लोग, हर एक बात पे इतना सीरियसली ड्राइविंग, मतलब इसके ऊपर बहुत सारा रूल्स आ गया है। तो लॉ क्यों आया? क्योंकि लोग गंदे तरीके से ड्राइव करने लगे, लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करने लगे, हिट एंड रन केस बनने लगा, इसलिए लॉ को आना पड़ा। तो हार्ट का कहना है कि लॉ लोग खुद बनाते हैं, बस पॉलिटिकल अथॉरिटी उसको बना देते हैं, पर लोग ही उसका जरूरत पैदा करता है, ऐसा हार्ट का कहना है। तो सेविग्नी आया, सेविग्नी बोलता है कि सेविग्नी पहली बात देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे स्कूल है, स्कूल का मतलब होता है अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसे डिफाइन किया है, उस अलग अलग डेफिनेशन को हम लोग डिफरेंट स्कूल में डालते हैं। तो ये हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्टोरिकल स्कूल से सेविग्नी बिलोंग करते हैं। तो ये बोलते हैं कि लॉ ग्रो करता है सोसाइटी में, सोसाइटी की वजह से, पीपल की वजह से, मतलब ही ऑलवेज थॉट दैट लॉ ग्रोज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और पीपल, जैसा लोग करेंगे वैसा लॉ अपने आप बनते जाता है, लॉ बनाना नहीं पड़ता है, लॉ बन जाता है। इनके हिसाब से, सेविग्नी के हिसाब से लॉ बनाना नहीं पड़ता है, सोसाइटी और पीपल अपने आप ही लॉ को बना देते हैं। इनका कहने का मतलब है कस्टम्स के ऊपर, कस्टम्स का मतलब ट्रेडिशन। आज हम लोग बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं कि होता आ रहा है, मतलब कस्टम्स क्या होता है, जैसे आज डिफरेंट कास्ट का अपना अपना कस्टम है, डिफरेंट रिलीजन का अपना अपना कस्टम है। लोग कहते हैं जैसे शादी करने का तरीका अलग है, सबका पूजा करने का तरीका अलग है, तो बेसिकली वो कस्टम बन जाता है, वही लॉ बन जाता है। जैसे कि आज अगर जैसे अगर कोई शादी कर लिया है प्रॉपरली, सबको बुलाकर, प्रॉपर मंगलसूत्र है, उसमें सिंदूर है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो कस्टम हिंदू कस्टम्स में होते हैं, उसके बाद उस मैरिज को रजिस्टर नहीं किया गया, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उस मैरिज को रजिस्टर नहीं किया गया, वो लोग जस्ट शादी करके साथ में रह रहे हैं। लॉ कहता है वो एक लॉफुल मैरिज है, ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर नहीं हुआ है तो वो कोई मैरिज नहीं है, लॉफुली भी वो एक मैरिज है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सारी कस्टम्स को फॉलो किया गया है जो एक शादी में जरूरी है, वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट थे जब शादी हो रहा था, प्रॉपर मंत्र हुआ था, सब कुछ हुआ था जो कस्टम्स में है, तो लॉ इसको लीगल मैरिज मान लेता है। इस तरीके के शादी में भी कल को अलग होना है तो डिवोर्स लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर नहीं हुआ है तो हम ऐसे ही अलग रहने लग जाएंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा नहीं है। उन शादी में भी डिवोर्स होता है, प्रॉपर लीगली अलग होना होगा, जबकि लीगली बाइंड नहीं हुआ था, लीगली नॉट नहीं हुआ था, मतलब शादी रजिस्टर नहीं हुआ था, बट अगर आप डिवोर्स लेना है तो उसमें लीगल प्रोसीड्योर फॉलो करना होगा, क्योंकि लॉ कहता है कस्टम्स, हाँ मतलब सेविग्नी कहते हैं कि कस्टम्स भी अपने आप में एक लॉ है, जब कोई चीज 100 साल 150 साल से चला आ रहा है तो वो चीज को लॉ भी मानता है। तो when people practice in their day to day life and not what sovereign people make, ये जो अब रूल है ये कोई सोवरेन पीपल नहीं बनाया, कोई सुपीरियर अथॉरिटीज रूल को नहीं बनाया, जबकि सोसाइटी ने बनाया रूल, मतलब हमारे कस्टम्स ने बनाया। इसके बाद फोर्थ ज्यूरिस्ट थे ओलिवर वेंडल होम्स, ये जो थे ये बोलते हैं कि लॉ वही है जो जज लोग बोलता है, जज लोग बोलता है मतलब जज ही लॉ बनाता है, पर इसको जो क्रिटिसाइज किया है वो बोलता है कि जज लोग लॉ बनाता नहीं है, जज लोग सिर्फ लॉ को फॉलो करता है, लॉ मेकर नहीं है जज, जज सिर्फ अपना जजमेंट देता है, सिर्फ अपना लास्ट में अपना वर्डिक्ट देता है, अपना मतलब हाँ, अगर कोई चीज में कंफ्यूजन है, डिस्प्यूट चल रहा है तो जज इज देयर ओनली फॉर जजमेंट, उन लोगों को वही लॉ फॉलो करना पड़ता है जो लॉ पहले से है। पर ओलिवर का कहना था नहीं, किसी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जज को खुद लॉ बनाना पड़ता है, जो कि कहीं हद तक सच भी है। कैसे ये बात सच है? कभी कभी कोर्ट में एक ऐसा केस जाता है जिसके ऊपर पहले से कोई लॉ नहीं है, तो अब उस केस में जज क्या करेगा? जज अपना एक वर्डिक्ट देता है, अपना एक लॉ बना देता है वहां पे, क्योंकि पहले से उस टॉपिक के ऊपर कोई लॉ है ही नहीं, तो डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा? तो जब जज कोई डिसीजन दे देता है तो वो खुद में एक लॉ बन जाता है। फिर उस लॉ, उस केस को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि
इन द वर्डिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज का नाम रहता है, सिटी का नाम रहता है, स्टेट का नाम रहता है, फिर वो खुद में एक केस बन जाता है। तो वो जो केस बन जाता है लोग उसको फॉलो करते हैं फिर उसके बाद से। इसलिए जब भी कोई ऐसा केस जाता है कोर्ट में जिसके ऊपर पहले से कोई लॉ था ही नहीं, एक अननोन अननोन टॉपिक पे आ गया है कोई केस, तो उसके ऊपर जज खुद का डिसीजन मेकिंग देता है। तब बेंच ऑफ पैनल बैठता है, बहुत सारे जज साथ में बैठते हैं, 5-6 जज बैठते हैं और वो 5-6 जज मिलके एक डिसीजन दे देते हैं, तो वो बन जाता है वहां से एक लॉ। तो ओलिवर के हिसाब से जज ही मेन है जो लॉ को कंप्लीट करता है, लॉ को कंप्लीटली डिफाइन करता है। और ये जो ओलिवर थे ये नेचुरल स्कूल से आए थे, जैसे कि सेविग्नी थे वो हिस्टोरिकल स्कूल से थे, पर जो ओलिवर थे ये नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ से आए हैं। तो इनका हिसाब से लॉ कोर्ट से आया है, कोई सोवरेन या पॉलिटिकल अथॉरिटी ने इसे नहीं बनाया है। जितने भी लॉ आज हम लोग सुनते हैं सभी जजेस ने बनाया है। बट डेफिनेटली इस बात को दूसरे ज्यूरिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जज लोग लॉ बनाता है, तो कोर्ट डज नॉट मेक लॉ, ऐसा क्रिटिसिज्म है। पर ओलिवर का कहना है कि कोर्ट मेक्स द लॉ। तो इसके बाद एक फिफ्थ पर्सन आया, यूजीन। यूजीन जो थे, यूजीन कहते हैं कि लॉ इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड सोशल वांट्स। इनके हिसाब से लॉ क्या है, लॉ में हम लोग हर इंडिविजुअल को सेटिस्फाई करने का सोचते हैं, हर इंडिविजुअल का जो वांट है, नीड है, उसको प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं। अगर किसी चीज का किसी को दिक्कत हो रहा है तो वो लॉ का हेल्प लेके उसको अपना सेटिस्फाई कर सकता है, सुधार सकता है। ये सोशियोलॉजी स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड कहते हैं कि लॉ एक सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग है क्योंकि ये बैलेंस करता है सोसाइटी को। इंजीनियरिंग क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत साइंटिफिकली मैकेनिकली बनाना। तो इनके हिसाब से लॉ बहुत सोच समझ के ध्यान से बनाया गया है कि लोगों का सोसाइटी में लोगों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, सबको पता रहे ये सही है ये गलत है। साइंस में जैसे होता है हमें सब बात पता होता है, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो लॉ के ऊपर कोई आर्ग्यू नहीं करता है कि इस गलती के लिए 7 साल की ही सजा क्यों, 9 साल की सजा क्यों नहीं, ऐसा कोई इफ बट नहीं करता है, जैसे हम लोग साइंस में नहीं करते हैं। इसलिए इन्होंने लॉ को सोशल इंजीनियरिंग बोला है। सोशल क्योंकि सोसाइटी से है, इंजीनियरिंग क्योंकि टेक्निकल है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। फिर था डुगुट। डुगुट ने कहा अपना कि नो वन हैज अ राइट अदर देन टू डू हिज ड्यूटी। इनके हिसाब से लॉ एक ड्यूटी है जो सबको मानना चाहिए। देखो लॉ ब्रेक करने वाले लॉ ब्रेक करते हैं, बट लॉ को मानना खुद हमारा ड्यूटी है। जैसे हमें पता है कि जितना भी हमें गुस्सा आ जाए हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, ये हमें क्यों पता है? क्या लॉ बना है इसलिए हम मर्डर नहीं करते हैं, मतलब लॉ नहीं होता तो हम मर्डर कर देते? ऐसा नहीं है, लॉ एक ड्यूटी है। अगर लॉ नहीं भी होता, मर्डर करने पे कोई पनिशमेंट नहीं भी होता, फिर भी हम मर्डर नहीं करते, क्योंकि हमारा ड्यूटी है कि हम दूसरे आदमी को हार्म ना करें। तो लॉ एक ड्यूटी है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। मतलब लॉ कोई कंपल्शन नहीं है कि मत ब्रेक करो नहीं तो पनिशमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा ड्यूटी है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है तो उसे तो पता है कि हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं हमें हमारा सैलरी मिल जाएगा, बट ये उनका ड्यूटी है कि वो पढ़ाएं। तो लॉ इज अ ड्यूटी जो सबको अपना अपना फॉलो करना चाहिए। इस तरह एक अल्पियन थे। अल्पियन कहते हैं कि ये एक डिवाइन चीज है, लॉ एक डिवाइन चीज है। डिवाइन का मतलब बहुत पवित्र चीज है। इसलिए लॉ में हम लोग एक चीज देखते थे, पहले पहले होता था ऐसा कि लोग कोर्ट में एंटर करते थे और जब भी कुछ अपना बोलना चाहते थे तो भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते थे कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। अभी ये हटा दिया गया है, अभी ऐसा कोर्ट में कुछ भी नहीं होता है, प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं होता है। बट ये तो बहुत पहले का डेफिनेशन है। तो ये कहता है कि लॉ का जो कोर्ट रूम होता है, कोर्ट रूम होता है वो डिवाइन जगह है। वहां किसी की जिंदगी का फैसला होता है, किसी को हेल या हेवन मिलता है। हेल हो जाता है जब उसे पनिशमेंट मिल जाता है, जब वो जीत जाता है बाहर निकल जाता है तो उसके लिए वो हेवन है। जहां पे हेल और हेवन का फैसला होता है वो जगह डिवाइन होता है, बहुत पवित्र होता है। तो
लॉ एक डिवाइन चीज है, बट अगेन ये जो डिवाइन वर्ड बोला है इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि लॉ कोई डिवाइन चीज नहीं है, इसे लोगों दूसरे ज्यूरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। फिर ऐसे ही पॉलस आए, पॉलस बोलते हैं कि it is the law and the law is not to be deduced from the rule but the rule from the law। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन देते हैं अपना, ये डेफिनेशन को ये खुद भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए यही इसका क्रिटिसिज्म है कि इनका डेफिनेशन क्लियर नहीं है। सब लोगों ने इनका डेफिनेशन को अपने अपने तरीके से समझा है, किसी को भी नहीं पता ये एक्चुअली कहना क्या चाहते थे, इसलिए इस डेफिनेशन को यही बोलकर क्रिटिसाइज कर दिया गया है कि ये एक अनक्लियर डेफिनेशन है, जिसके डेफिनेशन के मीनिंग को कोई समझा नहीं। ये पॉलस का था, पॉलस एक पर्सन थे, ज्यूरिस्ट थे, पॉलस की डेफिनेशन को कोई भी नहीं समझ पाया। इसके बाद ऐसे बहुत सारे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बात बोला है। सोर्स ऑफ लॉ का बात करें तो फिर और एक ज्यूरिस्ट आते हैं, सैलमंड। जो सैलमंड थे वो बोलते हैं कि लॉ का दो सोर्स है, ये ध्यान से सुन लो। सैलमंड बोलते हैं कि लॉ का दो सोर्स है, एक फॉर्मल सोर्स है, एक मटेरियल सोर्स है। एक फॉर्मल सोर्स है, एक मटेरियल सोर्स है, ऐसा सैलमंड बोलते हैं। तो फॉर्मल सोर्स क्या होता है, जो पार्लियामेंट, जो लॉ सोवरेन पीपल ने बनाया है उसे फॉर्मल सोर्स बोलते हैं। इन्होंने कहा कि लॉ पार्लियामेंट ने भी बनाया है, मतलब सोवरेन लोगों ने भी बनाया है। दूसरा कस्टम, मतलब जो मटेरियल सोर्स बोल रहे हैं कस्टम से भी आया है। इनका कहना है लॉ दोनों जगह से आया है। कुछ लॉ तो लोगों ने बना दिया अपने कस्टम और ट्रेडिशन से, कुछ लॉ बन गया है पार्लियामेंट और सोवरेन पीपल से। तो इनके हिसाब से मॉडर्न डे में लॉ का 3 सोर्स ऑफ लॉ है, याद रहे 3 सोर्सेज ऑफ लॉ है। सैलमंड के हिसाब से इतने सारे लोगों ने तो अपना अपना डेफिनेशन दिया है सिर्फ, पर इन्होंने क्लियरली सोर्सेज ऑफ लॉ को प्रेजेंट किया है, इसलिए सैलमंड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ज्यूरिस्प्रूडेंस के। तो ये कहते हैं कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ लॉ। पहला है लेजिस्लेशन, दूसरा है कस्टम्स, तीसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट। पहला है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तो हम सब समझते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से तो लॉ आया ही है, हम सब जानते हैं। दूसरा कस्टम से आया है। कस्टम क्या होता है, जो लोग 100 साल से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली चला आ रहा है, कौन शुरू किया है उसका नाम भी नहीं पता है, पर वो ईयर आफ्टर ईयर चले आ रहा है, उसे हम लोग कस्टम्स कहते हैं। और वो कभी भी बीच में ब्रेक नहीं किया गया है। मतलब अगर किसी के फैमिली में कोई कस्टम चला आ रहा है तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कस्टम फॉलो हो रहा है। अगर किसी एक जनरेशन ने भी उसे मानने से मना कर दिया तो वो कस्टम वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 जनरेशन ने उसे फॉलो किया, 4th जनरेशन ने उसे ब्रेक कर दिया, फिर 5th जनरेशन मानने लगा, ऐसे नहीं होगा, तब वो कस्टम नहीं कहलाएगा। कस्टम होता है जो 100 ईयर्स 150 ईयर्स से चला आ रहा है और उसे आज तक किसी ने भी ब्रेक नहीं किया है, उसे हम कस्टम्स कहते हैं। तो इस ऐसे ही चीज से लॉ बन जाता है। तो सबसे एसेंशियल्स क्या है कस्टम्स में, एसेंशियल्स बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंटीक्विटी। एंटीक्विटी वर्ड का मतलब क्या है, अ कस्टम टू बी वैलिड मस्ट बी बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। हम कस्टम उसी को कह सकते हैं जो हमारे मेमोरी में भी नहीं है कि शुरू किसने किया था। आज अगर हम पूछे कि ये जो शादी करवाने का नियम है हम हिंदूज में, ऐसे 2 लोग बैठकर शादी करेंगे, पंडित होगा और सिंदूर देंगे, मंगलसूत्र देंगे, ये सब ये जो कस्टम चला आ रहा है, ये कस्टम आखिर शुरू किसने किया था, तो हम कोई नहीं बता पाएगा उसका नाम, तभी इसे हम कस्टम बोलेंगे। अगर हमें उस आदमी का नाम पता चल जाए कि इसे किसने शुरू किया है तो फिर वो कस्टम नहीं होगा। तो ये इसका एंटीक्विटी है। एंटीक्विटी मतलब इंपॉर्टेंट बात। एक लॉ को, एक कस्टम को लॉ तभी बोल सकते हैं जब उसमें एंटीक्विटी हो। एंटीक्विटी हो मतलब कस्टम किसने बनाया है वो हमारे मेमोरी में नहीं होना चाहिए, वो किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये शुरू किसने किया है। इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जब भी पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये किसने बोला है, ये चीज किसने स्टार्ट किया है, तो कभी कोई आंसर नहीं दे पाता, चाहे हम अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से क्यों ना पूछ लो, वो भी इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तभी वो हमारा कस्टम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इंग्लैंड का बात करें तो 1189 में, मतलब 1189 की बात है,
वहां पे एक रिचर्ड वन नाम का एक किंग था, ये इंग्लैंड के किंग थे रिचर्ड वन। इन्होंने ये जो एंटिक्विटी वाला बात है ना, ये इन्होंने ही कहा था कि कस्टम उसे ही बोलेंगे जो मेमोरी के बाहर चला जाए। तो ये बात किसने रखा था सबसे पहले? इंग्लैंड के रिचर्ड वन ने, जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे। जब इनका राज्य चल रहा था, जब इनका समय चल रहा था 1189, तब इन्होंने ये बात कहा। क्या क्या बात कहा? इन्होंने कहा चीजें कंटिन्यूअस होनी चाहिए, एक्सरसाइज एज अ मैटर ऑफ राइट, मतलब जिसमें मेरा हक होना चाहिए। शादी हो जाता है तो लड़का या लड़की का हक तैयार हो जाता है, राइट आ जाता है, बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं कि तुम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो इतना रुपया देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। फिर रीजनेबलनेस होना चाहिए, मतलब जैसे जो सती प्रथा चल रहा था वो रीजनेबल नहीं था, तो हम उसे लॉ नहीं बोलेंगे। तुम बोलोगे कस्टम तो है, सालों साल से चला रहा है, सती प्रथा किसने स्टार्ट किया था नहीं पता है, लोग इसे बिना ब्रेक के सब जगह लोग यूज कर रहे थे, सब सती प्रथा कर रहे थे, पर ये रीजनेबल नहीं था। रीजनेबल मतलब पति के मरने के बाद पत्नी को हम जिंदा जला देंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका पति मर गया है, ये कहीं से भी रीजनेबल नहीं है। जो भी चीज रीजनेबल नहीं है वो लॉ नहीं हो सकता, इसलिए इस तरीके के कस्टम्स को हम लॉ नहीं कह सकते। फिर मॉरली वैलिड होना चाहिए। मॉरली वैलिड मतलब जिसमें डेफिनेटली मॉरली, मॉरल क्या होता है? अच्छी चीजें। तो सती प्रथा किसी भी एंगल से मॉरली वैलिड नहीं था, तो इसलिए हम लोग इसे लॉ नहीं बोले। शुड बी इन कंप्लायंस विद द लॉ ऑफ द लैंड, ये लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब लॉ ऑफ द लैंड में इस चीजों को कंप्लायंस, मतलब सती प्रथा को कंप्लायंस नहीं माना गया, तो उन्हीं चीजों को हम लोग कस्टम्स बोलकर लॉ बना देते हैं जिसमें ये सारी चीजें हों। कंटिन्यूअस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए लॉ ऑफ द लैंड के साथ, मॉरली वैलिड होना चाहिए। इन सारी चीजों को हम लोग कस्टम्स कहते हैं, और कस्टम्स लॉ बनता है जब उसमें ये सब चीज होता है। तो सैलमंड ने कहा लॉ का 3 सोर्स है। पहला लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट, वो मैं समझा ही नहीं रही, वो सबको पता है। दूसरा है हमारा कस्टम्स, कस्टम डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। अभी पढ़ेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है, इसके बाद आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट एज अ सोर्स। ये प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रीवियसली गिवन डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसमें आर्टिकल 141 में ये बात क्लियरली लिखा गया है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा वो डिसीजन पूरे इंडिया को मानना हो, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है उस जगह का। टेरिटरी वर्ड क्यों बोल रहा है? टेरिटरी के अंदर एयर भी आता है, पानी भी आता है और लैंड भी आता है। इंडिया के अंदर अगर आसमान, पानी और जमीन, ये तीनों चीज इंडिया का टेरिटरी के अंदर अगर आ रहा है तो इन सारी जगह पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को वैलिड मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो बाइंडिंग ऑन ऑल है, सबके ऊपर लागू होता है। तो कुछ ज्यूरिस्ट थे जैसे सैलमन, डाइसी, इस जुडिशियल प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं, तभी सैलमन ने बोला है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट भी सोर्स ऑफ लॉ है। इसके लिए बहुत सारा केस है जो हम लोग को फॉलो करना है, बट मैं कर नहीं रही। लेजिस्लेशन वर्ड कहाँ से आया? लेजिस्लेशन 3 सोर्स है ना, हम लोग कस्टम्स पढ़ लिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट पढ़ लिए, तीसरा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन वर्ड लैटिन वर्ड से आया जिसे हम लेजिस कह सकते हैं। दो टाइप, दो में ही ब्रेक किया गया, लेजिस और लैटम। लेजिस और लैटम ये वर्ड हम लोग का लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब ही है मेकिंग ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेशन का मतलब ही है मेकिंग ऑफ लॉ, ये लॉ बनाता है। लेजिस्लेशन 2 भाग में हमारा बटा हुआ है, पहला सुप्रीम लेजिस्लेशन, दूसरा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन हम लोग अपना पार्लियामेंट को बोलते हैं, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट के अलावा भी कुछ लोग होते हैं, वो उन लोगों को हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। तो लेजिस्लेशन का कितना टाइप होता है? 2 टाइप, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन
जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जितने लोग आते हैं सब सुप्रीम लेजिस्लेशन है, वही लोग लॉ बनाते हैं। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जितना एक्ट से बन जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, जुडिशियल लॉ, लोकल लॉ, कॉलोनियल लॉ, ये सारा लॉ जो होता है, जो छोटा छोटा लॉ हम लोग पढ़ते हैं, वो सब आ जाता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंदर। अब आता है क्वेश्चन कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है उसे किसने कैसे डिफाइन किया है। डेफिनेटली डिफरेंट लोगों ने अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखा है लॉ को लेकर, तो डिफरेंट लोगों ने इसे डिफरेंट तरीके से डिफाइन भी किया होगा। तो हु डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस? ऑस्टिन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जनरल एंड पर्टिकुलर दोनों है। अकॉर्डिंग टू हिम, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज पॉजिटिव लॉ which has to study law as it is and not what is out to be. ऑस्टिन का कहना है हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ है मतलब जैसा है ज्यूरिस्प्रूडेंस उसको वैसे ही पढ़ो, मतलब लॉ जैसा है ना वैसे ही उसको पढ़ो। ये कभी मत पूछो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं है। लॉ को लेकर कभी ऐसे बात नहीं करना चाहिए। लॉ को एज इट इज पढ़ो, लॉ जैसा है उसको वैसे ही पढ़ो। नॉट व्हाट इज आउट टू बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं था, ये सब बोलना लॉ नहीं है। लॉ में ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो इसके ऊपर सालमेंट कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। He further classified jurisprudence in generic and specific sense. He further classified specific jurisprudence. ये specific jurisprudence क्या है? इसको ये तीन भाग में बांटे हैं, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को स्पेसिफिकली बांट रहे हैं, जो कि ये तीन है। फिर आता है कीटन। कीटन कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये सिर्फ डिफरेंट डेफिनेशंस है, इसका कुछ नहीं है। अब ये डिफरेंट नाम है, ज्यूरिस्ट है और उनका वर्क है, ज्यूरिस्ट एंड देयर वर्क्स। एचएलए हार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ दिए हैं, हेरीमैन एंशिएंट लॉ दिए हैं, कीटन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ लॉ दिए हैं। जो जॉन ऑस्टिन है, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये उनका काम है। सेविग्नी क्या किए थे, लॉ ऑफ पोजीशन बताए थे, ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एजेस फॉर लेजिस्लेशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब इन लोगों का काम है, वर्क है। रॉस्को पाउंड आउटलाइन ऑफ लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑलिवर कॉमन लॉ के ऊपर बोले थे। अब आ जाता है स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो कि है स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। टोटल 5 स्कूल है हमारा। स्कूल का मतलब होता क्या है, एज स्टेटेड अर्लियर द परसेप्शन टुवर्ड्स लॉ ब्रॉट डिफरेंस इन द सोर्स ऑफ लॉ। लोगों का परसेप्शन अलग है, परसेप्शन मतलब नजरिया, लॉ को देखने का नजरिया लोगों का अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट लोग कहते हैं लॉ डिफरेंट जगह से आया है। तो जो डिफरेंट जगह बता रहा है लोग, उसको एक एक स्कूल बोल दिया गया। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि लॉ डिवाइन है तो मेरे को एक स्कूल में डाल दिया गया। एक कह रहा है कि लॉ आया है, कोर्ट कोर्ट बनाता है, जजेस बनाते हैं, उनको एक स्कूल में डाल दिया गया। स्कूल मतलब ग्रुप। तो बेसिकली 5 स्कूल था, नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये शॉर्ट में हम लिखे हैं पॉइंट वाइज लर्न करने के लिए, बाद में हम लोग इसका आंसर फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये है जस्ट रिवीजन करने के लिए। तो नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? It is also known by different names like fair play action, moral law, divine law, had gained significance. देखो सबसे पहले आया था नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। उस जमाने में सबसे पहले आए थे ग्रोशियस, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के एकदम एकदम फर्स्ट, ये लोग एकदम फर्स्ट पीरियड में थे जब ज्यूरिस्प्रूडेंस को यही लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ये इतना पुराना बात है जब हर चीज में हम लोग कहते थे ये भगवान कर रहे हैं, ये भगवान की वजह से हो रहा है, जब गॉड को हम लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे।
तो इन लोगों ने कहा, जितने ये लोग ज्यूरिस्ट हैं, लाइक ग्रोटियस, वेटल, ये लोग कहते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो लॉ है, वो डिवाइन होता है, मॉरल लॉ होता है। मतलब मॉरली जो चीज राइट हो, रॉन्ग हो, उसको लॉ कहते हैं, डिवाइन चीजें लॉ होती हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने गॉड के ऊपर, डिवाइन के ऊपर बहुत फोकस किया है। दिस थ्योरी प्रोपाउंड्स दैट लॉ इज डिराइव फ्रॉम नेचर। इनके हिसाब से लॉ नेचर से आया है, मतलब नेचुरल है। एंड देयर इज कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। लॉ और मॉरली, हम लोगों को मॉरली लगता है मर्डर नहीं करना चाहिए, तो ये एक लॉ है कि मर्डर मत करो। मतलब मॉरली जो राइट है, रॉन्ग है, उसे लॉ बना दो। दैट इज वैलिडिटी ऑफ लॉ कैन बी मेजर्ड बेस्ड अपॉन इट्स मॉरल कंटेंट। मतलब लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे मॉरल के ऊपर। इफ इट इज इमोरल देन इट इज नो लॉन्गर अ वैलिड लॉ। अगर कोई चीज इमोरल है, मॉरल नहीं है, तो वो लॉ नहीं हो सकता। But natural law theory had started to decline with the evolution of analytical school of jurisprudence. देखो, हम लोग देख सकते हैं नेचुरल के बाद ही एनालिटिकल आया, पर लोग जब तक इसको कोई और नहीं था ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बोलने वाला, तब तक लोग इस थ्योरी को फॉलो कर रहे थे कि ये नेचर से आता है, डिवाइन है, मॉरली जो चीज राइट है उसी को हम लोग लॉ बोलेंगे, जो चीज मॉरली राइट नहीं है उसको लॉ नहीं बना सकते। ये सब नेचुरल स्कूल की बातें थी। बट नेचुरल स्कूल धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, लोग इसके बात को गलत मानने लगे जब एनालिटिकल स्कूल आ गया। एनालिटिकल स्कूल ऑन द ग्राउंड ऑफ लैकिंग एम्पिरिकल वैल्यू एंड सैंक्शन। नेचुरल स्कूल में कोई बात सैंक्शन नहीं था। सैंक्शन मतलब जबरदस्ती किसी से फॉलो नहीं कराया जाता था। सैंक्शन मतलब लागू हो जाना। ये किसी के ऊपर भी लागू नहीं हुआ था। जो चीज तुमको मतलब नेचर से हो रहा है, होता जा रहा है, वही चीज, इतना लॉ को फोकस नहीं किया गया। एनालिटिकल में बोला गया कि लॉ को सैंक्शन होना होगा, लॉ को पहले लागू करना होगा कि नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा सैंक्शन करना होगा। To overcome the criticism, the natural school of jurisprudence had took a new form which is value oriented and appeared in its revived form with the contribution of jurists like Rudolph, John Rawls and Kohler. जब देखा गया कि नेचुरल स्कूल गिरने लगा है, तो कुछ न्यू ज्यूरिस्ट्स आए और इन लोगों ने एक न्यू फॉर्म देकर इसे ऊपर उठाने की कोशिश की। तो ये एनालिटिकल स्कूल के अंदर क्या बोला गया? एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के ऊपर बोलो, तब भी हम लोग एनालिटिकल स्कूल को लिखते हैं। इसको हम लोग इम्पेरेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव क्यों बोलते हैं? कमांड, मतलब ये जो कमांड ऑर्डर वर्ड है ना, ये एनालिटिकल स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया कि लॉ है तो कमांड होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर नहीं होगा तो लोग क्यों फॉलो करेंगे? अगर कहीं पे मेरे को ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, जैसे हमको पता है कि ऑर्डर है कि हम लोग सिग्नल पे अगर रेड सिग्नल हो रखा है तो हम लोग को स्टॉप होना होगा, वी कांट ड्राइव, ये कमांड है। ये लॉ की तरफ से कमांड है कि यू कांट ड्राइव व्हेन there is red signal. So as Austin said, law runs around the trilogy of command, sovereign and sanction. हम पहले भी बोले हैं, ऑस्टिन ने कहा लॉ तीन बातों पे चलता है, पहला कमांड, दूसरा सोवरेन, तीसरा सैंक्शन। फिर जेरेमी बेंथम आए। जेरेमी बेंथम ने ऑस्टिन के आइडिया को कंटिन्यू किया। इन्होंने ऑस्टिन के बात को सही कहा और so Austin is regarded as the father of analytical school of jurisprudence. तो ऑस्टिन को हम लोग फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहते हैं क्योंकि इनको ही फिर जेरेमी बेंथम ने फॉलो किया। ऑस्टिन के डेफिनेशन को सैलमन ने क्रिटिसाइज किया था। क्यों? क्योंकि सैलमन क्या बोले थे, अभी हम लोग पीछे पड़े थे, सैलमन बोले थे कि सिर्फ तीन सोर्स ऑफ लॉ है, लेजिस्लेशन, कस्टम और जुडिशियल प्रेसिडेंट। पर ऑस्टिन के हिसाब से ये तीन चीजें, कमांड, सोवरेन और सैंक्शन। तो सैलमन आके इनको क्रिटिसाइज किए। पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ, बिकॉज इसको पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ क्यों बोलते हैं? whatever is given by the sovereign is for the welfare of the people। एक्चुअली ऑस्टिन कहते हैं कि पॉजिटिव स्कूल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोवरेन लोग जो भी कमांड करता है वो हमारे लिए ही करता है। मतलब अगर ये बोला गया है कि मर्डर करने पे जेल हो जाएगा,
तो ये हमारे वेलफेयर के लिए ही ये कमांड किया गया है कि मर्डर मत करो वरना जेल हो जाएगा। पर सैलमंड का कहना है कि ये हर वक्त वेलफेयर कैसे हुआ? सोचो हम सेल्फ डिफेंस में किसी को मर्डर कर रहे हैं, तब मेरे को जेल हो जा रहा है, तो गलत बात है ना। तो उस हिसाब से इसको क्रिटिसाइज किया है। अब की एलिमेंट क्या है पॉजिटिव लॉ, मतलब मेन बात क्या है पॉजिटिव लॉ? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन देयर आर लीगल ड्यूटीज एंड मॉरल ड्यूटीज। कुछ लीगल ड्यूटी है हमारा, कुछ मॉरल ड्यूटी है। लीगल ड्यूटी क्या है? हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो किसी के ऊपर चढ़ाकर नहीं निकाल सकते, हमें रुकना होगा, ये हमारा लीगल ड्यूटी है। अगर लीगल ड्यूटी नहीं किए तो जेल हो जाएगा। कोई इंसान आ रहा है बिना ब्रेक मारे, हमको हड़बड़ी हो रहा था, हम उस पर गाड़ी चढ़ाकर चले गए, हम अपना लीगल ड्यूटी ब्रेक किए हैं। लीगल ड्यूटी ब्रेक करने से हमें पनिशमेंट मिल जाता है। मॉरल ड्यूटी क्या होता है? अगर कोई रास्ते में गिर गया है तो हमें उसे जाकर उठाना चाहिए। अगर हम नहीं उठाएंगे, चले जाएंगे, तो हमें जेल नहीं होगा, हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगा, बट हम अपना मॉरल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। तो मॉरल ड्यूटी क्या होता है? जिसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, लॉ ने बोला नहीं करना पड़ेगा, और हमें करना चाहिए। लीगल ड्यूटी होता है करना पड़ेगा। तो ऑस्टिन कहते हैं दो तरीके का ड्यूटी होता है, एक लीगल ड्यूटी, एक मॉरल ड्यूटी। देयर इज पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। इसलिए लीगल ड्यूटी है पॉजिटिव लॉ और मॉरल ड्यूटी है पॉजिटिव मोरालिटी। Moral duties are the one which are set by God and do not back sanction. Moral duty God ने बनाया है, मतलब ये हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये हमारे अंदर है। हमारे अंदर का गॉड से मतलब है हमारे अंदर का अच्छा इंसान हमें कहता है मॉरल, अपना मॉरल ड्यूटी करो। इसलिए इसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं करवा सकते, ये अंदर से आता है। दिस थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय सैलमन। ये थ्योरी को सैलमन ने क्रिटिसाइज किया। एंड HLA हार्ट ऑन द ग्राउंड, दोनों ने, सैलमन ने भी और हार्ट ने भी, क्या बोलकर? ऑस्टिन कंक्लूडेड दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन एज ऑल द टाइम। अभी ऊपर अभी ऑस्टिन क्या बोला कि ये कोई गॉड नहीं किया है, इसमें कोई मॉरल नेचर का बात नहीं है, ये तो सोवरेन पीपल लोग कमांड बनाता है और उसको सैंक्शन करना पड़ता है। अभी ऊपर ये सब बोल रहा था, अभी पॉजिटिव लॉ में बोलने लग गया कि ये हमारे अंदर से आता है, ये सब बोलने लगा जो नेचुरल स्कूल में बोला जाता था। तो सैलमंड और हार्ट बोला कि खुद ही तो बोला अभी कि एक सोवरेन कमांड करता है, और अभी खुद ही गॉड और मॉरल का बात कर रहा है। तो ऑस्टिन खुद ही दो बात बोल दी, इसलिए क्रिटिसाइज हो गया। हार्ट सेड, हार्ट तो शुरू में ही बोला कि इसमें प्राइमरी भी आता है सेकेंडरी भी आता है, तो हार्ट ये बोल के क्रिटिसाइज कर दिया। तो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल में ऑस्टिन क्रिटिसाइज हुआ क्योंकि वो ये दोनों बात अपने डेफिनेशन में बोल दी। थर्ड स्कूल आता है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें क्या होता है, ये स्कूल बिलीव करता है कि सारी चीजें हमारे पास कस्टम से, हिस्ट्री मतलब कस्टम, कस्टम से, बिलीफ से, फेथ ऑफ पीपल से आता है लॉ। This school believes that law is the creation of internal silent operating forces like customs, beliefs and faith of the people. इसका प्रोपाउंडर कौन था, मतलब ये वाला स्कूल में कौन कौन लोग थे? सेविग्नी थे, और सेविग्नी का डिसाइपल था, मतलब इसका चेला, इसका स्टूडेंट वो था पूछता। ठीक है, पूछता इसका डिसाइपल था, पर दोनों ही इसी स्कूल से बिलोंग करता था। डेफिनेटली सेविग्नी उसका टीचर था, तो उसका स्टूडेंट और टीचर सेम ही बात बोलेगा, तो दोनों को इस थ्योरी का प्रोपाउंडर बोला जाता है। प्रोपाउंडर मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको निकाले हैं। पूछता इन इज ऐसे, पूछता एक बुक लिखा था ऑन द वोकेशन, ये बुक का नाम था उनका। इसका मतलब था लॉ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पीपल। ऑन द वोकेशन, ये जो बुक लिखे थे इसका हम लोगों का इंग्लिश में मीनिंग है कि जो हमारे अंदर है वही हम हैं, वही लॉ है, मतलब हम जो हैं वही लॉ होगा। लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथन विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड फाइनली डाइज अवे एज अ नेशन लूजेस इट्स नेशनलिटी। ये बोलते हैं कि लॉ तभी ग्रो करेगा जब पीपल ग्रो करेगा, लॉ तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और फाइनली लॉ कब मर जाता है? जब नेशन अपना नेशनलिटी भूल जाता है। हम लोगों को इंडियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों का इंडिया में ही इतना सारा कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इतना सारा बिलीफ्स, इतना सारा सुपरस्टिशन,
ये सब कुछ सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है। तो इंडिया जिस दिन अपना कस्टम्स छोड़ देगा, अपना ट्रेडिशन छोड़ देगा, अपना बिलीफ छोड़ देगा, उस दिन इंडिया का आधा लॉ मर जाएगा, ऐसा ये दो ज्यूरिस्ट कहते हैं। मतलब वो लोग अपना कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उस थ्योरी में पूरा कस्टम का बात लिख देंगे जो पहले से पढ़कर आए हैं। फोर्थ है सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलता है